बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स यूनिट नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक को डिस्कस किया था। डिटेल में इस टॉपिक को स्टडी करने के बाद आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के एमसीक्यूज एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज में फर्स्ट हम जो है एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम फर्स्ट 3 कंसेप्चुअल क्वेश्चन को स्टडी करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट चलते हैं कि हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज क्या कहता है एक्सरसाइज में। स्टूडेंट, फर्स्ट एमसीक्यूज आपको कहता है कि बैटरीज आर रेटेड विद यूनिट एम्पेयर हार, इट इज़ द यूनिट ऑफ। कहते हैं कि बैटरीज के ऊपर जो रेटेड होते हैं यूनिट लिखे होते हैं वो लिखे होते हैं एम्पेयर इनटू हार। एम्पेयर इनटू हार कहते हैं कि ये आप ये बताएं कि ये हमारे पास यूनिट बैटरी के ऊपर जो लिखे होते हैं ये हमारे पास किसकी फॉर्म में किसके यूनिट होते हैं। ये एक्चुअली चार्जेस के यूनिट लिखे होते हैं, करंट के लिखे होते हैं, पावर के या एनर्जी के यूनिट रेटेड होते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास देखें एक्चुअली हमारे पास बैटरी के अंदर क्या मौजूद होते हैं, चार्जेस ही मौजूद होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास ओम लॉ यानी अकॉर्डिंग टू करंट डिफिनीशन हमारे पास करंट की डिफिनीशन क्या आई थी कि आई इज इक्वल टू क्या किसके बराबर होता है, क्यू डिवाइडेड बाय टाइम। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैं करता हूँ तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी बन जाता है। क्यू इज इक्वल टू क्यू क्या है, चार्ज, आई क्या करंट के ऐसा यूनिट क्या है, एम्पेयर, करंट के यूनिट एम्पेयर, और टाइम के यूनिट क्या आ जाते हैं, टाइम के यूनिट हार आ जाते हैं। तो अब इस तरह से हमारे पास एम्पेयर इनटू हार किसके यूनिट बन गए, चार्ज के बन गए। तो एक्चुअली बैटरी के अंदर स्टोर के होते हैं, चार्ज ही होते हैं। तो एम्पेयर इनटू हार किसके यूनिट आ जाते हैं, हमारे पास ये चार्ज के यूनिट आ जाते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट हमारे पास ए है। तो स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा ए, आ जाएगा चार्ज। स्टूडेंट नेक्स्ट में कहते हैं कि व्हेन कनेक्टेड टू ए बैटरी ए लाइट बल्ब ग्लोज ब्राइटली। कहते हैं कि जब हम बैटरी के साथ एक बैटरी के साथ हम एक बल्ब को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो वो ब्राइटली ग्लो करता है, जलता है। इफ बैटरी इज रिवर्स, कहते हैं कि अगर बैटरी को हम रिवर्स कर दें, उसकी पोलैरिटी को चेंज कर दें, एंड कनेक्टेड टू बल्ब द बल्ब विल ग्लो। अगर कहते हैं कि उस बैटरी को हम रिवर्स कर दें, उसकी पोलैरिटी को चेंज कर दें और बल्ब के साथ फिर कनेक्ट करें, तो बल्ब कैसे ग्लो करेगा, यानी उसकी ब्राइटर होगा, पहले से ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगी, डिमर हो जाएगा विथ सेम ब्राइटनेस, या फ्यूज हो जाएगा। मतलब कहते हैं कि इनमें से उसकी जब बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो बल्ब की जो ब्राइटनेस होगी वो क्या होगी। तो स्टूडेंट अब देखें हमने पढ़ा था कि बैटरी की हमारे पास पोलैरिटी को चेंज करने से पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब हमारे पास ये जो बल्ब की ब्राइटनेस है ये डिपेंड करती है रेजिस्टेंस पे, और रेजिस्टेंस डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट पड़ेगा रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस के इंक्रीज करने से हमारे पास उसकी ब्राइटनेस पे इफेक्ट पड़ सकता है। जबकि बैटरी की पोलैरिटी को चेंज करने से, रिवर्स करने से, पोलैरिटी को चेंज करने से हमारे पास बल्ब की जो हमारे पास ब्राइटनेस है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर हम पहले बल्ब को कनेक्ट किया हुआ है, फॉर एग्जांपल हमने बल्ब को कनेक्ट किया हुआ है इस तरह से पोलैरिटी के साथ, तो फिर यहाँ से करंट तो उसको ऐसे जा रहा है। फिर अगर पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं, इसको माइनस और इसको पास फिर भी इसको करंट जा रहा है, उसकी ब्राइटनेस का जो है वो पोलैरिटी बैटरी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो सेम ब्राइटनेस के साथ क्या करता रहेगा, वो ग्लो करेगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी आ जाएगा, यानी विद सेम ब्राइटनेस, सेम ब्राइटनेस के साथ वो ग्लो करेगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज में कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल डिक्रीजेज। कहते हैं कि जो वायर है उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी बाय इंक्रीजिंग, जब हम इंक्रीज करेंगे किस चीज़ को, टेम्परेचर, लेंथ, डायमीटर बोथ है एंड बी। कहते हैं कि टेम्परेचर, लेंथ, डायमीटर ऑफ द वायर आर बोथ है, या टेम्परेचर और लेंथ दोनों के इंक्रीज करने से हमारे पास क्या चीज़, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। स्टूडेंट अब हम कहते हैं वो पूछना ये चाहता है कि किस चीज़ को हम इनमें से इंक्रीज करेंगे कि रेजिस्टेंस वायर की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है, हमने कहा था कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जितनी ज़्यादा लेंथ, जितना ज़्यादा टेम्परेचर, इतनी ही ज़्यादा वायर की क्या होगी, लेंथ होगी। वायर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, जितनी लेंथ और वायर इंक्रीज करती जाएगी इतनी ही रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करती जाएगी। और लास्ट में हमने कहा था कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। अब क्या होगा हमारे पास स्टूडेंट, इनको जब हम लास्ट में हमने क्लोज किया था हमारे पास रिजल्ट आया था एल टी डिवाइडेड बाय ए, यहाँ पे कांस्टेंट रो आ गया था, ठीक है।
अब देखें वो यहाँ पे एरिया तो हमें गिवन नहीं करता, ये तो हमें यहाँ से पता चल जाता है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस का एरिया के साथ रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है, लेकिन वो हमसे एरिया गिवन नहीं करता, वो हमें डायमीटर गिवन करता है। लेकिन हमें मालूम है कि एरिया किसके बराबर होता है, एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के, पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, एरिया बराबर होता है। अब एरिया का अब ये पाई आर स्क्वायर है, रेडियस है, ये हमारे पास एरिया बराबर होता है वायर का, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है वायर का, उसका जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर के फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। अब हम लिख सकते हैं पाई आर, आर हमें मालूम है कि रेडियस का डायमीटर का जब हाफ करें, डायमीटर को हाफ करें तो वो रेडियस के बराबर होता है, यानी डायमीटर है इसका हाफ यहाँ से जो होगा वो हमारे पास किसके बराबर होगा, डायमीटर का। तो रेडियस की जगह मैं लिख सकता हूँ d डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू पाई इंटू डी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, डी का सिंपली स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4, 2 टू जार 2 की पावर 2, 2 टू जार 4। अब ये एरिया की वैल्यू मेरे पास आ गई, तो मैं इसको पुट करता हूँ, एरिया इज इक्वल टू रो एल टी डिवाइडेड बाय, एरिया की जगह मैं पुट करता हूँ पाई डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब मेरे पास क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, रो एल टी 4 डिवाइडेड बाय पाई इंटू डी का स्क्वायर। इससे साबित ये हुआ कि हमें तो एरिया का पता था, एरिया के साथ तो रेजिस्टेंस का इन्वर्स रिलेशन है, लेकिन डायमीटर के साथ भी हमें पता चल गया कि डायमीटर के साथ भी कौन सा रिलेशन है, ये डी जो है डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो इसका मतलब आर के साथ इसका क्या रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। तो अब डायमीटर और रेजिस्टेंस का आपस में क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। तो इस केस में अब जब हम डायमीटर को इंक्रीज करेंगे लेंथ और टेम्परेचर के साथ तो डायरेक्ट रिलेशन है, तो हम डायमीटर को जब इंक्रीज करेंगे तो डायमीटर को इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस हमारे पास रेजिस्टेंस हमारी डिक्रीज हो जाएगी, जब हम डायमीटर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन मेरे पास इसका सी आ जाएगा। अब नेक्स्ट में पूछता है द वायर मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज ए कंडक्टर। कहते हैं कि ये जो नीचे आपको मटेरियल के बने इनमें से हम एक वायर बनाना चाहते हैं, किस मटेरियल की बनाएं कि वो हमारे पास एक गुड कंडक्टर हो, यानी मटेरियल इज ए कंडक्टर, कि उसमें से करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास कर सके। ग्लास में से, रबड़ में से, सिल्वर में से, सिलिक। कहते हैं कि इन मटेरियल में से किसकी हम वायर बनाएं कि हमारे पास जो है वो जो वायर बने वो एक अच्छा कंडक्टर हो, हमारे पास उसमें से करंट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली पासेस कर सके। तो स्टूडेंट हमें मालूम है ग्लास में जो है वो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करते, पार्टिकल टाइटली बाउंडेड होते हैं। रबड़ में भी ये सिचुएशन है, सिलिक, जबकि सिल्वर हमारे पास एक ऐसा मटेरियल है इन गिवन मटेरियल में से अगर इसकी हम मटेरियल सिल्वर में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इसका मटेरियल की जब हम वायर बनाएंगे तो इसमें से हमारे पास इजीली करंट इलेक्ट्रिसिटी पासिस कर सकेगी, यानी ये एक अच्छा कंडक्टर होगा। इस तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा। तो नेक्स्ट में पूछते हैं स्टूडेंट द करंट विच रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। कहते हैं कि वो कौन सा करंट है जो आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। तो स्टूडेंट हमारे पास करंट एसी और डीसी करंट आते थे, एसी अल्टरनेटिंग करंट और डीसी डायरेक्ट करंट। तो एसी में हमने कहा था कि ऐसा करंट होता है जो हाफ साइकिल के बाद अपनी डायरेक्शन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो अब हमारे पास वो कौन सा करंट आ जाता है, वो हमारे पास स्टूडेंट एसी करंट आ जाता है। करेक्ट करंट जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी आ जाता है, यानी एसी आ जाता है। तो करेक्ट एसी करंट जो है वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है और साथ साथ मैग्नीट्यूड को भी चेंज करता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज में कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी मेन सप्लाई मीटर्स मेजर इट इन यूनिट ऑफ किलोवाट हावर, इट इज यूनिट ऑफ। कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है मेन सप्लाई जो है उसमें मीटर्स की जो रीडिंग होती है कि यूनिट, उसको यूनिट में मेजर किए जाते हैं। यूनिट किस यूनिट में मेजर किए जाते हैं, मीटर्स को से एनर्जी यूनिट किलोवाट हावर्स में मेजर किया जाता है। कहते हैं कि मेन सप्लाई जो है इससे इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई होती है मीटर्स से जब उसकी रीडिंग की जाती है तो वो किलोवाट हावर में की जाती है। कहते हैं कि ये जो किलोवाट हावर जो रीडिंग होती है इसमें ये एक्चुअली किस चीज़ का यूनिट है, किस चीज़ को मेजर करता है, चार्जेस को, करंट को, पावर को या एनर्जी को किया जाता है। तो स्टूडेंट हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक्चुअली पावर हमारे पास किसके बराबर होती है, पावर हमारे पास बराबर होती है वर्क डन पर टाइम। अब इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या होता है, वर्क किसके बराबर होता है, P इंटू टी। अब वर्क किसके बराबर हो जाएगा, पावर, पावर के यूनिट हमारे पास क्या है, वाट है, पावर के यूनिट वाट, और टाइम के यूनिट क्या आ जाते हैं,
यानी पावर के स्टूडेंट, यहाँ सॉरी स्टूडेंट, पावर के यूनिट मेरे पास आ जाते हैं किलोवाट, किलोवाट, और टाइम के यूनिट क्या आ जाते हैं हार। अब एक्चुअली वर्क के ये यूनिट तो आ गए, लेकिन वर्क डन जो होता है वो एक्चुअली किसके बराबर होता है, एनर्जी के बराबर होता है। तो W जो बराबर है वो किसके, E के बराबर है, और E किसके बराबर है, किलो वाट इनटू हार के। एक्चुअली अब ये जो मीटर रीडर होते हैं इनके जो यूनिट मीटर से मेजर किए जाते हैं, किलो वाट इंटू हार में किए जाते हैं, तो ये एक्चुअली किसके यूनिट होते हैं, ये हमारे पास एनर्जी के यूनिट होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी आ जाएगा, एनर्जी के यूनिट है। आगे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द 1 ओम, कहते हैं कि इनमें से 1 ओम किसको रिप्रेजेंट करता है। स्टूडेंट हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओम लॉ आ जाता है। अकॉर्डिंग टू ओम लॉ हमने पढ़ा था कि ओम लॉ के मुताबिक हमारे पास किसके बराबर होता है, V इज इक्वल टू आई आर के बराबर है। आर जो है रेजिस्टेंस है, आई मल्टीप्लाई और इक्वेशन दूसरी तरफ चलकर डिवाइड हो जाएगा। आर इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आई। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है, वोल्ट, उसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और आई क्या है, करंट है, करंट के यूनिट क्या है, एम्पेयर है, उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा। तो इसको वी इसी तरह रखेंगे, नीचे से ए ऊपर जाएगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। तो रेजिस्टेंस यानी 1 ओम जो रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर होगी, V इंटू ए पावर -1 हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन इनमें क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन V इंटू ए पावर -1। आगे कहते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट कहते हैं कि हमारे पास 2 रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कहते हैं कि हमारे पास 2 रेजिस्टर हैं, उन 2 रेजिस्टर जिनकी रेजिस्टेंस 1 ओम है वो कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। हमने रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने के 2 मेथड पढ़े थे, सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन पढ़ी थी। कहते हैं कि वो 2 रेजिस्टर हैं, उनकी पैरेलल उनको कनेक्ट किया जाता है। आप ये बताएं कि उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी। स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि इन पैरेलल के केस में हमने पढ़ा था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास फार्मूला यह था, 1 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1R1 प्लस 1R2, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल के बराबर है। तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो हमें मालूम क्या करनी है, 1R इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू, अब दोनों रेजिस्टेंस की जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। 1R1 की जगह भी 1 ओम प्लस R2 की जगह भी 1 ओम हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू किसके बराबर है, इनका एलसीएम ले लेंगे 1 ओम, 1 प्लस 1 आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय इक्वल R इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस। तो अब क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय 1 इंटू ओम हो जाएगा। हमें रेसिप्रोकल तो हमने R इक्विवेलेंट, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, R इक्विवेलेंट ऊपर चला जाएगा, क्रॉस उल्टा कर लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ओम हो जाएगा। अब 1 डिवाइडेड बाय 2 क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.5 इंटू ओम आ जाएगा। तो अब जब वो 2 रेजिस्टर जिनकी रेजिस्टेंस 1 ओम है उनको हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो टोटल जो नेट रेजिस्टेंस आएगी वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो कितनी आएगी, 0.5 ओम आ जाएगी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा आ जाता है, डी आ जाता है, 0.5 ओम आ जाएगी। आगे स्टूडेंट पूछते हैं, कहते हैं कि 1 किलोवाट इंटू हार किसके बराबर है। 1 किलोवाट इंटू हार किसके बराबर है, यानी स्टूडेंट कहते हैं कि 1 किलोवाट इंटू हार किसके बराबर है। अब देखते हैं 1 को, उसी तरह किलो को हम लिखते हैं 10⁻³ वाट, तो वाट को स्टूडेंट मैं उसी तरह से लिखता हूँ। और हार्स में 1 घंटे में कितने होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकंड आ जाएंगे साथ मेरे पास। अब क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो वो हो जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 10⁻³ हो जाएगा, वाट अपनी जगह पर रहेगा, मल्टीप्लाई बाय। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3600 है तो इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 2 3 3 पॉइंट मूव इंटू 10⁻³ हो जाएगा, 7 इंटू सेकंड आ जाएगा। अब इसको देखें, बेस है मैं तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, 3.6 तो उसी तरह आ जाएगा 3.6 और ये मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 10⁻³ और 10⁻³ क्या हो जाएंगे, बेस है मैं तो पावर आपस में ऐड 10⁻6। अब साथ क्या आ जाएगा, वाट इंटू सेकंड। अब हमें मालूम है कि पावर किसके बराबर होती है, वर्क डन पर टाइम के। अब पावर के यूनिट क्या होते हैं, वाट, वर्क के यूनिट क्या होते हैं, जाउल, और टाइम के यूनिट क्या होते हैं, सेकंड। यहाँ पे वर्क इंटू जाउल, वाट इंटू जाउल,
तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वाट ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो ये वाट इंटू सेकंड किसके बराबर आ जाएगा, जूल के बराबर आ जाएगा। और जूल वर्क के भी यूनिट हैं और एनर्जी के भी, तो यहाँ पे डब्ल्यू और एस की जगह क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा। तो 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ डब्ल्यू इंटू एस वाट इंटू सेकंड के जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, जूल पुट कर सकता हूँ। तो 1 किलो वाट इंटू हार किसके बराबर है, 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ इंटू जूल आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन मेरे पास इसका स्टूडेंट कौन सा आ जाएगा, 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ इंटू जूल, करेक्ट ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हम जाते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ। कंसेप्चुअल क्वेश्चन में स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कहते हैं, कहते हैं कि फर्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन को देखें, कहते हैं कि एज वाटर इज मेड ऑफ एटम्स हैविंग प्रोटॉन चार्ज पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन चार्ज नेगेटिव, डज द वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप कैरी एन इलेक्ट्रिक करंट, एक्सप्लेन। कहते हैं कि हमारे पास वाटर जो है वो एटम से मिलकर बनता है, यानी प्रोटॉन जिस पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। वो पूछते हैं कि वाटर जिसके एटम पे पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होते हैं, जिस पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन जिस पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो जब पाइप में से फ्लो करते हैं, बहते हैं, फ्लो करते हैं, तो क्या उन पाइप में से उस वाटर के पास किसी किस्म की कोई करंट प्रोड्यूस होती है पाइप में, एक्सप्लेन, इस चीज को एक्सप्लेन करें। आंसर नंबर 1 क्वेश्चन का 1 का आंसर हमारे पास आ जाता है। इसमें मेन आइडिया हमारे पास स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमारे पास मेन जो आइडिया ज़हन में आता है वो आता है वाटर मॉलिक्यूल। स्टूडेंट हमें वाटर मॉलिक्यूल्स का, अगर आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसी है, कौन सा बॉन्ड होता है इनके दरमियान और ये किससे मिलकर बनता है, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। स्टूडेंट वाटर मॉलिक्यूल्स हमें पता है कि H2O जिसमें 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल जो बनता है, वाटर का मॉलिक्यूल बनता है जिसमें 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम्स होता है। अब स्टूडेंट हमने कहा था कि बाज़ एटम जो होते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल क्यों होते हैं, उनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। जो जिन मॉलिक्यूल्स के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो एटम जो होते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। अब वाटर का ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम मिलकर बनते हैं। तो हम कहते हैं कि पाइप में से कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होता। नो, कि जब वाटर पाइप में से फ्लो करता है तो पाइप पे हमारे पास कोई किसी किस्म का कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता, हम वहाँ कहेंगे कि कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता। नो, बिकॉज एज होल H2O, ये जो वाटर का मॉलिक्यूल एज ए होल मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल। ये मॉलिक्यूल हमारे पास होल क्या होता है, न्यूट्रल होता है, हैविंग इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, 2 ऑक्सीजन एंड 2 एंड प्रोटॉन, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। कहते हैं कि ये हमारे पास जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है एज ए होल, इसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जैसे ऑक्सीजन के हमारे पास और हाइड्रोजन को आप कंबाइन करें तो इनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। और एज ए होल हाइड्रोजन का, ये वाटर का जो मॉलिक्यूल है ये न्यूट्रल होता है, इसके पास ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब हमने कहा था कि करंट हमारे पास कब फ्लो होता है, जब चार्जेस फ्लो करते हैं। अब ये मोशन ऑफ H2O यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है इज जस्ट लाइक, ये इसी तरह की मोशन हो सकती है न्यूट्रल चार्ज इन पाइप। ये जब पाइप में मूव कर रही हैं तो ये न्यूट्रल चार्ज की तरह मूव कर सकते हैं, क्योंकि होल इस वाटर के मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। तो अब वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर इसकी जो मोशन होती है वो हमारे पास जस्ट लाइक न्यूट्रल चार्ज की मोशन, पार्टिकल की, न्यूट्रल पार्टिकल की तरह होती है, न्यूट्रल चार्ज की तरह होती है मोशन। तो अब जब न्यूट्रल कोई भी चीज़ है जिस पे कोई चार्ज नहीं है, चार्ज मूव ही नहीं कर रहा, तो किसी किस्म का कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो अब हम कह सकते हैं कि जब वाटर हमारे पास पाइप में मूव करता है तो उसके अंदर किसी किस्म का कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि एज ए होल अगर वाटर के एक एटम को मॉलिक्यूल्स को हम देखें तो वो उस पर कोई न्यूट्रल चार्ज, वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन में स्टूडेंट कहते हैं कि ए कार हैज़ 2 हेडलाइट्स। कहते हैं कि कार है जिसके 2 हेडलाइट्स हैं, व्हेन द फिलामेंट इन द 1 हेडलाइट बर्न्स आउट। कहते हैं कि जब उनमें से एक हेडलाइट की जो हमारे पास जो है फिलामेंट है वो बर्न्स आउट यानी वो डैमेज हो जाता है, वो अच्छी तरह से काम नहीं करता, वो काम करना छोड़ देता है। द अदर हेडलाइट स्टेज ऑन। दूसरी जो हेडलाइट्स होती है वो बिल्कुल ऑन रहती है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो ऑन ही रहती है। आर द हेडलाइट्स कनेक्टेड इन सीरीज आर इन पैरेलल। कहते हैं क्या ये जो लाइट्स हैं कार के अंदर कनेक्शन हुआ है, ये लाइट्स हैं ये सीरियसली आपस में कनेक्टेड की गई थी या पैरेलल कनेक्टेड की गई थी। स्टूडेंट क्वेश्चन में वो ये पूछते हैं कि हमारे पास जो वायर है, जो एक कार है उसकी हमारे पास हेडलाइट, 2 हेडलाइट्स होती हैं आगे वाली जो लाइट्स हैं, कहते हैं कि उनमें से एक डैमेज हो जाती है, उसको वो काम करना छोड़ देती है, दूसरी जो है वो सेम काम वर्क कर रही है। आप ये बताएं क्या ये जो वायर, ये जो आप लाइट्स थी, हेडलाइट्स थी, ये आपस में सीरियसली कनेक्टेड थी या पैरेलली कनेक्टेड थी?
स्टूडेंट आंसर नंबर 2 में हमें पहली बात मेन आइडिया है। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद स्टूडेंट अगर आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर पढ़ा है तो आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट हमने मेन आइडिया ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके जहन में ये होना चाहिए कि पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। इन पैरेलल कनेक्शन देयर आर मोर पाथ फॉर फ्लो ऑफ करंट। हमें मालूम है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जब हम करते हैं तो वहाँ पे करंट के फ्लो करने के लिए एक ही पाथ होता है, जबकि सीरीज कनेक्शन में हमारे पास एक से ज़्यादा मोर देन वन, यानी हमारे पास सीरीज में हमारे पास सिंगल एक ही पाथ होता है फॉर फ्लो ऑफ करंट के लिए, जबकि पैरेलल में हमारे पास मोर पाथ होते हैं, एक से ज्यादा रास्ते होते हैं किसके लिए, फॉर फ्लो ऑफ करंट के लिए। द हेडलाइट ऑफ कार आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो हेडलाइट होती है, कार की जो लाइट्स होती है, ये पैरेलली कनेक्टेड है ड्यू टू मेनी पाथ, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होते हैं, बहुत ज्यादा रास्ते होते हैं फॉर करंट के लिए फ्लो करने के लिए बहुत ज्यादा रास्ते होते हैं। टू फ्लो द बर्निंग ऑफ filament of one headlight won't have any effect on the other, जिसकी वजह से अगर हमारे पास बर्निंग ऑफ द फिलामेंट ऑफ वन हेडलाइट, अगर जिसमें एक जो फिलामेंट है वो बर्न आउट हो जाता है, ये काम करना छोड़ जाता है, तो कोई दूसरी लाइट के ऊपर हैव एनी इफेक्ट ऑन द अदर एंड हैव नॉट एनी इफेक्ट ऑन द अदर, जिस दूसरी लाइट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इन पैरेलली ये कनेक्ट होते हैं फॉर करंट टू फ्लो द बर्निंग ऑफ द फिलामेंट ड्यू टू मेनी पाथ, बहुत रास्ते होने की वजह से फॉर करंट के लिए टू फ्लो द बर्निंग ऑफ फिलामेंट के बर्न करने के लिए, जलने के लिए ऑफ वन हेडलाइट, एक लाइट के वॉन्ट नॉट, जिसके लिए कोई भी वोड नॉट हैव एनी इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ऑन द अदर, दूसरी वे। अगर एक लाइट जो है वो डैमेज हो जाती है, क्योंकि रास्ते जो है वो हमारे पास करंट का फ्लो करने के लिए बहुत से एक से ज्यादा होते हैं, जिससे दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एंड इट विल स्टे ऑन, ये जो है वो इसी तरह स्टे ऑन रहती है इस पे सेम, वो दूसरी लाइट का जो फिलामेंट है वो स्टे ऑन रहता है, वो जलता रहता है। दस द हेडलाइट ऑफ द कार शुड बी कनेक्टेड पैरेलल। इससे हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो कार की लाइट्स हैं ये आपस में किस तरह से कनेक्टेड हैं, ये पैरेलली कनेक्टेड है। पैरेलली अगर कनेक्टेड ना होती, सीरीज में कनेक्टेड होती तो फिर उनके लिए फ्लो करने के लिए एक ही पाथ होता, सिंगल पाथ होता। अब सिंगल पाथ जब होगा तो फिर एक लाइट अगर डैमेज हो जाएगी तो फिर वो सिंगल पूरा पाथ डैमेज हो जाएगा, तो करंट फ्लो नहीं करेगा, दूसरी भी डैमेज। अब दूसरी चल रही है लाइट स्टे ऑन है, इट्स मीन के इनको पैरेलली कनेक्ट किया गया था, एक के डैमेज होने से पास पे सर्किट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, दूसरी लाइट जो वो अपनी वर्किंग कंटिन्यूज रख रही है। स्टूडेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कुर्रतुल एन नीड्स ए 100 ओम रेजिस्टर फॉर ए सर्किट। कहते हैं कि एक सर्किट के लिए कुर्रतुल एन को 100 ओम रेजिस्टर चाहिए, सर्किट बना रही है, सर्किट के अंदर उसको रेजिस्टेंस चाहिए, उसको 100 ओम का रेजिस्टर लगाना चाहिए, बट शी हैज़ ए बॉक्स ऑफ 300 ओम रेजिस्टर, जबकि वो एक बॉक्स रख रही है जिसके अंदर रेजिस्टेंस है और वो रेजिस्टेंस 300 ओम है, 300 ओम रेजिस्टेंस उसके अंदर मौजूद है, रेजिस्टेंस मौजूद है। व्हाट कैन शी डू, वो क्या कर सकती है, यानी क्वेश्चन में वो आपसे ये पूछना चाहता है कि कुर्रतुल ऐन को एक सर्किट बना रही है, उस सर्किट के अंदर उसको सिर्फ 100 ओम की, कितनी 100 ओम की रेजिस्टेंस चाहिए, जबकि उसके पास जो बॉक्स के अंदर रेजिस्टेंस मौजूद है वो 300 ओम की रेजिस्टेंस है, जबकि उसको सिर्फ 100 ओम रेजिस्टेंस चाहिए। तो वो अब इनको कैसे कनेक्ट करेगी, किस तरह से कनेक्ट करेगी कि वो 100 है, क्योंकि उसको तो 100 चाहिए, 300 रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, उनको वो कैसे कनेक्ट करेगी, वो क्या कर सकती है इसके लिए। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ने के बाद हमारे पास जो मेन आइडिया आता है वो आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर का हमने ये ज़हन में आइडिया आना चाहिए कि हमने जब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर पढ़ा था तो हमने कहा था कि जो पैरेलल जब हम रेजिस्टर को कनेक्ट करते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है, जो टोटल रेजिस्टेंस आती है, जो टोटल नेट रेजिस्टेंस आती है, वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या होती है, कम होती है। एज शी नीड्स 100 ओम रेजिस्टेंस विच इज लेस देन 300 ohm, so she will connect resistance parallel because in parallel total resistance less than the individual resistance। अब उसके पास कहते हैं कि 100 ओम का रेजिस्टेंस को चाहिए, जबकि ये 300 की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 100 जो है वो 300 से लेस है, तो पैरेलली हम वो कनेक्ट करेगी, क्योंकि पैरेलली कनेक्ट करते हुए उसकी जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी पैरेलल में, हमें पता है टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या होती है, लेस होती है। अब स्टूडेंट
तो स्टूडेंट मैथमेटिकली डेरिवेशन में हम 1 R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1, 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 R डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3 आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस हम सबमिट करते हैं तो टोटल इक्वलेंट रेजिस्टेंस बनती है वो 3 डिवाइडेड बाय 300 ओम बनती है। अब 3 1 इज 3 3 3 जार 100, 3 10 जार 100, तो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। तो अब ये मेरे पास 1 इक्वलेंट रेजिस्टेंस उसने जब तीनों को पैरेलली कनेक्ट किया तो 1 डिवाइडेड बाय 100 आ गया था। तो इक्वलेंट रेजिस्टेंस लेने के लिए मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ जब, तो 1 डिवाइडेड बाय आर इक्वलेंट को रेसिप्रोकल लूंगा तो आर इक्वलेंट आ जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगी 100 ओम। अब हमें उससे चाहिए थी 100 ओम रेजिस्टेंस चाहिए थी, तो अब वो तीन रेजिस्टेंस को जब पैरेलली कनेक्ट करेगी तो उसकी जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो उसको 100 पर मिल जाएगी। जब सीरीज में करेगी तो वो इससे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, जबकि उसको 100 ओम चाहिए, 100 ओम गेन करने के लिए वो इन तीन रेजिस्टर को आपस में कैसे कनेक्ट करेगी, पैरेलली कनेक्ट करेगी। पैरेलल में हमें पता है कि टोटल जो रेजिस्टेंस होती है वो एंडवियर रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस से क्या होती है, लेस होती है, और उसको उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पैरेलली कनेक्ट करना चाहिए। तो स्टूडेंट आपका होमवर्क ये है कि आज का आपने होमवर्क बुक में जो एमसीक्यूज पढ़े हैं इनको बुक में से सॉल्व करना है।